नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम उपन्यास की सीरीज़ में दूसरा जो उपन्यास है यूनिट 6 यानी इकाई 6 के दूसरे उपन्यास परीक्षा गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका जो मूल पृष्ठ है बुक का वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो सबसे पहले जब हम इस उपन्यास के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे उससे पहले इसका जो मूल कथानक है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे हमें इस संपूर्ण जो उपन्यास है उसके बारे में आसानी से सारी जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसके कथानक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाला श्री निवास दास, इसके जो परीक्षा गुरु के जो रचनाकार हैं वो हैं लाला श्री निवास दास। ये कुशल महाजन और व्यापारी थे, यानी कि ये स्वयं भी महाजन और व्यापारी थे। और इन्होंने जो अपना उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा है ये भी एक व्यापारी की कहानी है। चलिए पढ़ते हैं। अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक, देखिए जो मुख्य पात्र है इस उपन्यास का उसका नाम है मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर उसकी सुधार की कहानी सुनाई है। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा हुआ था। कौन से वैश्य परिवार में, ठीक है। पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण, देखिए शिक्षा का कितना महत्व है ये उस उपन्यास में भी दिखाया गया है कि अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है और हमें गलत संगति मिल जाती है तो किस प्रकार से हमारा जीवन है वो कठिनाइयों से भर जाता है, ठीक है। तो बचपन में अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण, दोनों ही ये जो कारण रहे हैं, और युवा अवस्था में गलत संगति से में पढ़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। यानी रईस परिवार में पैदा हुआ था लेकिन गलत संगति है, अच्छी शिक्षा भी नहीं है और कोई उसका उचित मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं है, तो उसकी जो सारी दौलत है वो खो बैठता है। न ही उसे आदमी की परख है। देखिए इंसान की परख होना कितना आवश्यक है। अगर आपको किसी इंसान की परख नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है तो आप उसकी गलत संगति में पड़ जाएंगे और अपना पूरा जीवन कठिनाइयों से भर लेंगे। तो इसलिए संगति को हमेशा सोच समझकर ही चुनना चाहिए। वह अपने सच्चे हितैषी, हितैषी होता है जो हित चाहता है, ब्रज किशोर को अपने से दूर करके, जो जब बोलते हैं ना कि कुमति आती है ना तो सुमति भाग जाती है, ठीक है। यानी जब बुराई आती है तो अच्छाई चली जाती है। तो वो अपना जो सच्चा मित्र था, जो उसका हितैषी था ब्रज किशोर, उसको तो दूर कर देता है और चार लोगों को जो कि बहुत कपटी और लालची थे, कौन थे वो, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, लालची, मौकापरस्त, यानी मौका देखते ही उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं मौकापरस्त, और खुशामदी यानी खुशामद करने वाले, चाटुकार कह सकते हैं, ऐसे दोस्तों से अपने आप को घिरा रखता है। और बहुत जल्द इनकी गलती यानी इनकी जो गलत सलाह, जो खुद ऐसे लोग हैं लालची, कपटी, मौकापरस्त और खुशामदीद हैं, ऐसे क्या सिखाएंगे आपको, गलत सलाह देंगे। तो उन्हीं की गलत सलाह के कारण जो मदन मोहन थे, ठीक है ना, ये मुख्य पात्र हैं मदन मोहन, इसी के बारे में पूरी बताई गई है कि किस प्रकार से वो अपनी संपूर्ण दौलत को भी खो बैठता है और अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। आगे देखते हैं। और क्या होता है कि वो जल्द ही उनकी जो गलत सलाह थी उसके चक्कर में आकर मदन मोहन भारी कर्ज में भी डूब जाता है, ठीक है। और कर्ज समय पर अदा न कर पाने के कारण अल्प समय के लिए यानी थोड़े समय के लिए कारावास यानी जेल भी उसको हो जाती है। इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा जो मित्र था ब्रज किशोर, कौन था उसका सच्चा मित्र, ब्रज किशोर, जो एक वकील था और उसकी मदद करता है। उसकी किसकी, यानी
जो इसका मुख्य पात्र है उसकी मदद करता है, अपने मित्र की मदद करता है और उसकी खोई हुई जो संपत्ति है वो उसे वापस दिलाता है। और इतना ही नहीं, मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसको उसकी गलतियों का एहसास भी कराता है। यानी मदन मोहन का दोस्त था ये कौन? ब्रज किशोर। और यही उसको जो एक क्या था? वकील था। देखिए, ये इस जो उपन्यास है इसका मूल जो कथानक कह सकते हैं, ये संपूर्ण जो उपन्यास है उसका निचोड़ है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सी जानकारी हैं जो हम आगे भी प्राप्त करेंगे, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, हमने परीक्षा गुरु उपन्यास की जो समीक्षा थी वो हमने पढ़ ली है, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि इस उपन्यास में किस चीज़ के ऊपर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब इस जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में भी जान लें। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, इस बारे में विद्वानों के अनेक मतभेद हैं, जिसके बारे में जब हम देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किया था तब भी मैंने इस बारे में विस्तृत चर्चा की है कि कौन कौन से जो लेखक हैं वो किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देवरानी जेठानी की जो कहानी उपन्यास है हमारा, जो पिछली वीडियो में हमने किया था, उसको देख लेना। उससे आपका ये सारा जो प्रथम उपन्यास कौन सा है ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, यानी कि अभी तक इस चैनल पर 40 से ज़्यादा वीडियो हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्रम से उन सभी वीडियोस को देख लें, जिसमें अति महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं अब। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था, जिसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। और इसकी जो रचना थी वो 25 नवंबर। देखिए, इन तिथियों को और महीनों को भी आप याद रखेंगे, केवल सन को ही याद नहीं रखेंगे, क्योंकि कई बार सन के साथ साथ तिथि और महीना भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास कुशल महाजन और व्यापारी थे और अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी का वर्णन किया है। ये संक्षिप्त रूप में बताया गया है, लेकिन इससे पहले हमने इसकी विस्तृत चर्चा कर ली है। और इसमें 41 छोटे छोटे प्रकरण हैं। कथा तेजी से आगे बढ़ती है और अंत में रोचक बनती रहती है। पूरा उपन्यास नीति परक और उपदेश परक है। ठीक है, इसमें नीति की बातें हैं और उपदेशात्मक ये उपन्यास है। उसमें जगह जगह पर आपको इंग्लैंड यूनान के इतिहास से दृष्टांत भी दिए गए हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंग्लैंड और यूनान के इतिहास के दृष्टांत हैं वो कौन से उपन्यास में मिलते हैं, तो वो है परीक्षा गुरु, और ये लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, और देखते हैं ये जो दृष्टांत है मुख्यतः ब्रज किशोर के कथनों में आते हैं। देखिए, ब्रज किशोर है, ये कौन था? इस जो उपन्यास में ये एक वकील है। ठीक है, जो मदन मोहन का मित्र है, और उसी के जो कथन हैं उनमें ही इन सब चीज़ों का वर्णन दिखाई देता है। इनमें उपन्यास के ये स्थल आजकल पाठकों को बोझिल से लगते हैं, यानी कि ऐसी जो चर्चाएं हैं वो पाठकों को बोझिल सी यानी कठिन लगती हैं। उपन्यास में बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी ग्रंथों के ढेर सारे उदाहरण भी दिए गए हैं। दो चीज़ों को आप याद रखेंगे कि इंग्लैंड और यूनान के इतिहास का वर्णन है इसमें, और संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों का वर्णन भी इसमें, यानी अनेक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और ये किसने किए हैं? ब्रज किशोर, जो कि एक वकील था और मदन मोहन का मित्र था। ठीक है, ब्रज भाषा में काव्यानुवाद के रूप में भी दिए गए हैं। आगे देखते हैं। हर प्रकरण के प्रारंभ में भी ऐसा एक उदाहरण है। उन दिनों काव्य और गद्य की भाषा अलग अलग थी, यानी काव्य की भाषा अलग थी और गद्य की भाषा अलग थी। ठीक है,
काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, ये बात आप याद रखेंगे, और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होता था। काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होता था। लेखक ने इसी परिपाटी का अनुकरण करते हुए उपन्यास के काव्यांशों में ब्रज भाषा को चुना है, यानी जो काव्यांश भी दिए गए हैं उनमें ब्रज भाषा को चुना है और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग लेखक ने किया है। उपन्यास की भाषा हिंदी के प्रारंभिक गद्य का अच्छा नमूना है। देखिए ये छोटी छोटी पंक्ति हैं, ये कई बार पेपर में आ जाती हैं। यानी उपन्यास की भाषा हिंदी के प्रारंभिक गद्य का नमूना है। ये कौन से उपन्यास से ली गई पंक्ति है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो वो परीक्षा गुरु है। उसमें संस्कृत फारसी के कठिन शब्दों में यथासंभव बचा है। सरल बोलचाल की भाषा में कथा सुनाई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की जो भाषा है वो गरिमा युक्त और अभिव्यंजनापूर्ण है। वर्तनी के मामले में लेखक ने बोलचाल की पद्धति ही अपनाई है, यानी इसमें बोलचाल के कई शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया है, जैसे कि अनेक ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जिनमें अनुनासिक बनाकर, जैसे रोने को रोने, पढ़ने को पढ़ने, मैं को मैं और से को सें, और कई तो वृत्तनी दोष भी इसमें ऐसे हमें दिखाई देते हैं। जैसे समझदार के स्थान पर कई जगह पर समझवार लिखा हुआ है और विवश के स्थान पर विवश लिखा हुआ है, और इन में के स्थान पर इनमें यानी आधा न लिखकर प्रयोग किया गया है, यानी ये वृत्तनी दोष के रूप में आए गए हैं। और पुस्तक के यानी पुस्तक अलग लिखते हैं, के अलग लिखते हैं, लेकिन इसमें कई जगह पुस्तक के यानी इकट्ठा मिलता है। ये वृत्तनी दोष भी इसमें कई प्रयोग किए गए हैं। इसलिए ये किस कारण हुए हैं यही बताने का प्रयत्न किया गया है कि बोलचाल की भाषा, बोलचाल की जो पद्धति अपनाई गई है, इस कारण ये दोष आए हैं। और अनुनासिक बनाकर या मिलाकर लिखा गया है। देखिए ये अभी मैंने बताया ना उदाहरण देके आपको, जैसे रोने, करने, पढ़ने और उस समय। देखिए उस समय यहाँ पर आधा स लिखकर ये मिलाकर बना दिया गया है। और कितने को कैसे लिखा गया है, उनकी कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो कुछ अन्य वर्तनी दोष भी देखे जा सकते हैं, जैसे समझदार के लिए समझवार, विवश के लिए विवश। पर यह देखते हुए कि यह उपन्यास उस समय का है जब हिंदी गद्य स्थिर ही हो रहा था, इसलिए हम इनको दोष के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि जो हिंदी का उपन्यास था उस समय इतना विकसित नहीं हुआ था, केवल उस गद्य को स्थिर होने की शुरुआत हो रही थी, और उपन्यास की भाषा है वो काफ़ी सशक्त ही मानी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, समीक्षा और मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने के बाद अब हम इसके प्रकरणों के बारे में बात करते हैं। इसमें 41 प्रकरण हैं जिनके नाम यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। देखिए इनके नाम। सौदागर की दुकान का वर्णन है, यानी पहला और 41वां जो प्रकरण है सुख की परमावधि। आखिरी जो प्रकरण है उसका नाम है सुख की परमावधि। ये दो नाम तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए। आगे इनको पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरा प्रकरण है अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र विलाप, विषय, सख्त और भले बुरे की पहचान, सावधानी, होशियार, क्षण में हाँ, सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख। और अगला देखते हैं प्रकरण नंबर 13। प्रकरण नंबर 13 का है बिगाड़ का मूल, पत्र व्यवहार, प्रिय और पिय, सूरा, शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाला और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष और दिवाला। यानी 26 प्रकरण ये हो चुके हैं। आगे देखते हैं। अगला जो प्रकरण है वो है लोक चर्चा, 27वां। फूट का काला मुंह, बातचीत, नैशस्य, नाउमीदी और चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति, निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति के धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत में सुधारने की रीति और
सुख की परमावधि। तो ये 41 यानी 41वां प्रकरण है, सुख की परमावधि। और सबसे जो पहला प्रकरण है उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए कि सौदागरी की दुकान पहला प्रकरण था और सुख की परमावधि 41वां प्रकरण था। तो ये सारे के सारे जो प्रकरण हैं वो मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। सारे याद ना भी हों तो पहला और आखिरी जो प्रकरण है वो आपको पता होना चाहिए। टोटल प्रकरण कितने हैं वो पता होना चाहिए। तो चलिए अब इनके पात्रों के बारे में भी जान लें। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ये भी आप याद रखेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस उपन्यास के बारे में क्या कहा है कि श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ये पंक्ति आप याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षाओं में आ सकती है। और दोस्तों लेखक के परिचय के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है कि लाला श्रीनिवास दास बहुभाषी थे, यानी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषा के वो जानकार थे और इनका हिंदी में आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव है। ठीक है, यानी इन्होंने हिंदी में आधुनिक ढंग के उपन्यास लिखने का गौरव इन्हें प्राप्त है और ये भारतेंदु युग के चर्चित लेखकों में से एक हैं। उपन्यास के अतिरिक्त इन्हें नाटक भी भरपूर ख्याति मिली, यानी इन्होंने अनेक नाटक भी लिखे हैं। पात्र भी देख लीजिए। पात्र परिचय इस प्रकार है कि लाला मदन मोहन दिल्ली के रहने वाले कारोबारी और साहूकार हैं। कथा के केंद्र बिंदु हैं, यानी कि ये ही कथा के केंद्र बिंदु हैं। ये मध्य वर्गीय सोच से ग्रसित हैं। इन्हें पश्चिमी सभ्यता से बेहद लगाव है, इसी कारणवश वह संकट में आते हैं और कहानी है पूरी वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ब्रज किशोर मदन मोहन का सच्चा मित्र है जो कि बुद्धिमान और पेशे से वकील है। ये दो पात्र यहाँ पर बता दिए गए हैं और इनके जो 4 जो कपटी दोस्त थे वो भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस उपन्यास में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी दी गई हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज़ें देखने की सबका ही जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में से समाये रहने और नई रीति के मन में लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पढ़ने वाले का जो भी जी कुछ उलझा लगता है वो मन भी उछट जाता है। अगली पंक्ति देखते हैं। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। ये छोटी सी पंक्ति है और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगली पंक्ति देखते हैं। किसी मनुष्य की रीति की भांति सुधारे बिना उसमें आगे को काम नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन लोगों में सुधारने से बुते से बाहर हो उन्हें काम में काज का संबंध न रखने से ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य को ऐसा संबंध न रखा जाए तो उसे सुधारने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्याधिकारियों को समझकर उस पर द्वेष और बैर रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा और दया रखना सज्जनों की को ही विशेष शोभित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली पंक्ति। अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष हैं वो दूषित बन जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विधा का व्यसन ही नहीं, समय की कद्र नहीं है, भले बुरे कामों के लिए पहचान ही नहीं है। इसी से वे निवासी बहुत समय औरों के निज की बातों में हाशियों में लगाने में और इधर उधर की जटल हाँकने में खो देते हैं, जिससे तरह तरह की अफवाहें पैदा होती हैं और भेमल मानस की झूठी निंदा अफवाही जहरी पवन में मिलकर उनके सुयश को धुंधला करती है। अगली पंक्ति देखते हैं। आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी बहुत इच्छा अनुसार काम करा लेती है, धोखा दे देकर मन पर अधिकार जमा लेती है। ठीक है, इसलिए अपनी आदतें अच्छी रखिए। आगे देखते हैं। आदमी की पहचान जाहिर बातों से नहीं होती, उसके बर्तावे से होती है। यानी सिर्फ जो सामने बात कर रही है उससे
उसकी पहचान नहीं होती, उसको जब हम बरतते हैं यानी उसको जब हम परखते हैं तभी उसकी पहचान होती है। आगे देखते हैं, मनुष्य की जलन उस मौकेदार हुआ करती है जब वह आप उस लायक न हो, परंतु तुमको तो बड़ाई बड़े परिश्रम से ही मिली है। वह ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है, फिर मुझको जलन क्यों हो। तुम्हारी तरह शायद खुशामदद करके मदन मोहन से मेल किया चाहता तो सहज मैं कर लेता, लेकिन परंतु मैं आप ही इस चाल को पसंद नहीं किया और अपनी इच्छा से ही उसको छोटी हुई बातों के लिए मुझ पर जलन क्यों हो रही है। और जलन की प्रवृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इस प्रकार दी है कि वह अपने से ऊंची पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति का उद्योग करने लगता है। यानी कि जलन है तो उसके लिए आप परिश्रम कीजिए। यानी किसी की ऊंची पदवी को आप देखते हो तो उससे जलन करने की बजाय आप उसकी जैसी पदवी या उससे अधिक उस पद को प्राप्त करने के लिए आप परिश्रम यानी उद्योग कीजिए। आगे देखते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, वह स्वेच्छाचारी नहीं बनाया। यानी स्वतंत्र तो बनाया है लेकिन स्वेच्छा अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। अगली पंक्ति देखते हैं, अगली है, वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर तत्शास्त्र और शिष्टाचार की एकता के बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। अगली पंक्ति, दंड का प्रयोजन किसी अपराधी के बदले देने का नहीं बल्कि आगे के लिए अपराधों के से लोगों को बचाने का है। यानी दंड का प्रावधान है वो किस लिए है कि किसी अपराधी को बदलना नहीं है उसका अर्थ है कि वो आगे जो अपराध हैं उनसे लोगों को बचाना। आदमी की पहचान जाहिर बातों से, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने इस जो उपन्यास है उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लिया है। तो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। 2-4 पंक्ति और देख लीजिए जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह सब चालाकी से हम समझते हैं कांग्रेस हिंदुओं की जमानत और मुस्लिम लीग की मुसलमानों की, कांग्रेस मुसलमानों यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस और इन सब बातों की जो चर्चा की गई है वो इस उपन्यास में की गई है। दोस्तों, मैंने आपको जो 41 प्रकरण बताए थे उसमें पहला और आखिरी प्रकरण तो आप अच्छे से याद कर ही लेंगे, लेकिन अन्य जो प्रकरण हैं अगर वो आपको याद नहीं होते हैं तो आप उनको 3-4 बार पढ़ते रहिए। और अगर आपको ऑप्शन में दिए जाएं कि 4 प्रकरण में से दे दिया जाए कि कौन सा प्रकरण नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये प्रकरण तो हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अंत में देख लेते हैं इसमें कुछ भाषा संबंधी या कुछ विषय वस्तु जो इसमें कही गई है। देखिए, प्रस्तुत उपन्यास में लेखक लाला ब्रजकिशोर के माध्यम से अनेक उपदेशात्मक वाक्य कहलाए। देखिए, उपदेशात्मक वाक्य हैं वो लाला जो श्रीनिवास दास जी हैं वो किसके माध्यम से कहलवाना चाहते हैं, तो वो है लाला ब्रजकिशोर जो कि उनका मित्र था। और इसमें वृंद हितोपदेश, हरिवंश, मनुस्मृति, विदुर प्रजागरे, कबीर, हजरत, गिरिजा, चाणक्य, भोज प्रबंधसार, सारंगधरे, मद भगवत गीता, विष्णु पुराण, गंग, भृतृ आदि के प्रमुख हैं। तो ये जो उपदेशात्मक जो कथन हैं वो किस में से लिए गए हैं ये भी यहाँ पर दिया गया है कि हितोपदेश, हरिवंश, मनुस्मृति और ये जितने भी पुस्तकें हैं इनके नाम दिए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि कौन सी पुस्तक से उपदेश हैं वो नहीं लिए गए हैं तो आप एक बार इनको ज़रूर पढ़ लीजिए। इसी के साथ पाश्चात्य विद्वानों के संदर्भ में भी दिए गए हैं कि पोप, लॉर्ड बायरन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर, शेक्सपियर आदि का नाम भी उल्लेखनीय है। यानी इनके जो कथन हैं वो भी इस उपन्यास में दिए गए हैं। यानी ये बहुत बड़ा उपन्यास है क्योंकि इसके 41 प्रकरण हैं। ठीक है, और इसमें 309 पेजों का ये उपन्यास है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो भाषा है वो हिंदी के विकास का प्रारंभिक रूप है, क्योंकि इसकी भाषा में अनेक जो विकार हैं वो भी अनेक अशुद्धियाँ इसमें मिलती हैं, क्योंकि ये हिंदी जब विकसित नहीं हुई थी, सिर्फ प्रारंभिक रूप था, तभी ये उपन्यास लिखा गया था। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? मैं के स्थान पर
मैं का प्रयोग सत्ता के स्थान पर सत्ता खड़ी पाई, साथ पर वाक्य समाप्ति कर देना। ठीक है, डॉट पर वाक्य समाप्त कर देना। डॉट का प्रयोग भी किया गया है। देखिए हिंदी में फुल स्टॉप है वो नहीं आता है, वो अंग्रेजी भाषा में आता है। और जब हम वाक्य कंप्लीट करते हैं तो उसमें पूर्ण विराम आता है, लेकिन इसमें डॉट का प्रयोग भी किया गया है। यानी ये सारी अशुद्धियाँ दी गई हैं इसमें। क्यों? इसका कारण है क्योंकि हिंदी है, क्योंकि उपन्यास की भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है। इसका कारण भी पूछ लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका प्रारंभिक रूप इसमें प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दों का आधिक्य है। अंग्रेजी शब्दों के साथ वायु, भोटी, साधन, ओलंबा जैसे देशज शब्दों भी इनमें प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इन सभी तथ्यों के ऊपर चर्चा कर ली है। और आप इन 41 जो प्रकरण हैं इनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे कि 41 प्रकरण को आप 3-4 बार पढ़ लें और आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नोत्तरों के साथ अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।